आज हम जेनेटिक मटेरियल के कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमें कैसे पता पड़ा कि जो डीएनए है वो एक हेरिडिटरी मटेरियल है और जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने के लिए। तो आज हम थोड़ा इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। सबसे पहले इन 1869 फ्रेडरिक मिशर, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर साइंटिस्ट थे। उन्होंने आइसोलेट किया न्यूक्लिन, ठीक है, तो डीएनए विथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स। कहाँ से? फ्रॉम सेल न्यूक्लियाई से। सेल के न्यूक्लियाई से उन्होंने न्यूक्लियन को आइसोलेट कर लिया था, ठीक है, और ही वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए एज डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल। तो मतलब उस टाइम पर कितनी बड़ी बात थी, ठीक है। ऑन फेब्रवरी 26 1869 की बात है ये, 1869 में, ठीक है, कि ही शेयर्ड द आइसोलेशन ऑफ दिस मिस्टीरियस सब्सटेंस, और जो अभी हम बोलते हैं कि ये एक डीएनए है, ठीक है। ही रिपोर्टेड द आइसोलेशन ऑफ मटेरियल इन द न्यूक्लियाई, और कहाँ से? इन ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स से, ह्यूमन वाइट ब्लड सेल्स से, वाइट ब्लड सेल्स, जो कि विच वाज वीकली एसिडिक इन नेचर, ठीक है, जो कि आज हम जानते हैं, एंड हुज फंक्शन वाज नॉट येट नोन। अभी तक उसका फंक्शन भी हमें पता नहीं था, ठीक है, और उसको उसने उस मटेरियल को जो नाम दिया था वो था न्यूक्लिन। ये न्यूक्लिन, ठीक है, न्यूक्लिन वर्ड किसने दिया था? फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है। और कुछ ही सालों बाद, इन अनदर फ्यू ईयर्स, विथ मोर रिसर्च, मिशर वाज एबल टू सेपरेट न्यूक्लिन इनटू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स। कि हम ये जानते हैं कि जो आपका न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए और प्रोटीन मिलकर हमारा बनाते हैं। तो और ज़्यादा रिसर्च करने के बाद मिशर वाज एबल टू सेपरेट न्यूक्लिन इनटू प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड कंपोनेंट्स, ठीक है। टिल मैनी ईयर्स आफ्टर मिशर्स डेथ, मिशर की डेथ के बाद में न्यूक्लिक हैड रिसीव वेरी लिटिल अटेंशन, ठीक है, बहुत कम अटेंशन मिला अराउंड द वर्ल्ड। मेजोरिटी ऑफ रिसर्चर्स वेर कन्विंस्ड दैट प्रोटीन इज द जेनेटिक मटीरियल, कि भाई प्रोटीन ही जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा लोग सोचते थे उस टाइम, ठीक है। और इसका कारण था क्योंकि इनॉर्मस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन जो है कैन ओनली बी स्टोर्ड इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, ठीक है, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में ही जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो सकती है, ठीक है। इनॉर्मस हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन कैन बी स्टोर्ड इन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, जबकि डीएनए वाज मेड अप ऑफ ओनली 4 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और प्रोटीन्स वेर कंपोज्ड ऑफ 20 डिफरेंट अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो साइंटिस्ट thus remained confident, ठीक है, साइंटिस्ट को कॉन्फिडेंट था कि अबाउट प्रोटीन्स हैविंग मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स एंड स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। लेकिन लेकिन कुछ एविडेंसेस हुए, कि एविडेंस टूवर्ड्स द डीएनए एज हेरिडिटरी मटेरियल, और इनमें एक्सपेरिमेंट्स हुए। सबसे अच्छा एक्सपेरिमेंट है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इन ईयर 1928 हम ये फोटोग्राफ्स देख सकते हैं फ्रेडरिक ग्रिफिथ सर की, और इन 1928 में, ठीक है। फ्रेडरिक ग्रिफिथ जो कि एक मेडिकल ऑफिसर थे इन ब्रिटिश मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, उन्होंने परफॉर्म किए सेवरल एक्सपेरिमेंट्स विद डिफरेंट स्ट्रेन ऑफ डिप्लोकोकस निमोनी, डिप्लोकोकस 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 निमोनी, डिप्लोकोकस निमोनी, ठीक है, जिनको अभी हम बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। इन्हीं को अभी हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी।
सॉरी पी छोटा हैगा, न्यूमोनिया, ठीक है। और दीज स्ट्रेन्स वेर ऑफ टू टाइप्स, ये जो स्ट्रेन्स थी वो दो टाइप की थी, एक स्मूथ स्ट्रेन और एक रफ स्ट्रेन। हम अभी ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट की बात करें कि कैसे पता पड़ा कि डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल। तो ये देखिए आप, दो टाइप की आपकी स्ट्रेन्स है, एक है स्मूथ टाइप का, ये देख सकते हैं अपन, और एक है रफ टाइप का स्ट्रेन, ठीक है। जो स्मूथ स्ट्रेन था, स्मूथ सेल्स वेयर फाउंड वायरुलेंट, ठीक है, ये जो थे वो क्या थे, वायरुलेंट, ठीक है। स्मूथ स्ट्रेन जो थी वो क्या थी, वायरुलेंट थी, मतलब इन्फेक्शियस थी, ठीक है। और ये कॉज करती थी न्यूमोनिया, ठीक है, न्यूमोनिया कॉज करती थी, ठीक है। और वायरुलेंस, वायरुलेंस जो था, इन्फेक्शियस जो था, इन्फेक्शन था, वाज मेनली ड्यू टू द पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, ठीक है। पॉलीसेक्राइड कैप्सूल जो था उसकी वजह से वायरुलेंस था, ठीक है, विच ऑल्सो लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मूथ कॉलोनीज ऑन अगर प्लेट। जबकि रफ सेल्स लेक्ट पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये स्मूथ स्ट्रेन है, ये रफ स्ट्रेन, ठीक है। जो स्मूथ स्ट्रेन है वो उसमें क्या है कि ये वायरुलेंट है, ठीक है, और वो किसकी वजह से है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल्स की वजह से। जबकि जो रफ है, ठीक है, वो लैक करती है पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, ठीक है, और ये नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट मतलब नॉन इन्फेक्शियस, वायरुलेंट या इन्फेक्शियस है स्मूथ स्ट्रेन, और जो रफ स्ट्रेन है, ठीक है, ये क्या है ये नॉन वायरुलेंट है या फिर नॉन इन्फेक्शियस, ठीक है। और इनमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, पॉलीसेक्राइड कैप्सूल है, और इनमें पॉलीसेक्राइड कैप्सूल नहीं है, ठीक है। तो रफ जो स्ट्रेन है वो लैक करती है पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, और वे नॉन वायरुलेंट या नॉन इन्फेक्शियस ड्यू टू एब्सेंस ऑफ द पॉलीसेक्राइड कैप्सूल, ठीक है। ये जो स्पेसिफिक फीचर है ये अलाउज द माइक्रोबायोलॉजिस्ट टू इजीली डिफरेंशिएट, ठीक है, डिफरेंशिएट द वायरुलेंट एंड नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन्स using simple microbiological culture technique. अब each strain of Diplococcus has several serotypes, ठीक है। each strain of Diplococcus has several serotypes, जैसे कि S1, S2 और S3, ठीक है। वैसे ही R1, R2 और R3, ठीक है। तो each strain of Diplococcus have several serotypes like S1, S2, S3 और R1, R2 और R3। ग्रिफिथ ने जो सेलेक्ट किए, ठीक है, ग्रिफिथ ने सेलेक्ट किए सीरोटाइप S3 और R2, ठीक है, R2 और S3 सीरोटाइप उसने सेलेक्ट किए फॉर हिज वर्क। Griffith knew the fact that pneumonia is only caused by living smooth cell, ठीक है। जो निमोनिया है वो ये फैक्ट जानते थे कि निमोनिया जो है वो कॉज होता है बाय लिविंग स्मूथ सेल, ठीक है। जो लिविंग स्मूथ सेल है उसकी वजह से निमोनिया जो है वो कॉज होता है, ठीक है। इफ द हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया, वायरुलेंट कौन सा है अपना, एस स्ट्रेन, ठीक है, अगर उसको हीट किल्ड कर दिया जाए और जब उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है माइस में, ठीक है, तो इफ द हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया विल बी इंजेक्टेड इन माइस, तो क्या होना चाहिए, देयर शुड आइडियली बी नो साइन ऑफ इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि वो हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया और वो सिमिलर होना चाहिए नॉन वायरुलेंट लाइव सेल्स के, ठीक है। तो इफ द हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया विल बी इंजेक्टेड इन माइस, देयर शुड बी आइडियली बी नो साइन ऑफ इन्फेक्शन as similar as non-virulent living cell, ठीक है। और स्ट्रेटेजिकली ग्रिफिथ डिजाइंड एक्सपेरिमेंट, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को डिजाइन किया। ये देखिए आप, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सबसे पहला, ठीक है, उन्होंने अलग अलग देखे, उन्होंने अलग अलग सेट्स बनाए,
सबसे पहले उन्होंने क्या देखा, व्हेन ही इंजेक्टेड, ठीक है, व्हेन ही, यहाँ पर आप देखिए टाइप 2 आर लिविंग, और ये नॉन वायरुलेंट है, ठीक है, नॉन वायरुलेंट, ठीक है, व्हेन ही इंजेक्टेड विथ लाइव सेल्स ऑफ वायरुलेंट S3 स्ट्रेन, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये S3 स्ट्रेन है, वायरुलेंट पहला केस ये है, ठीक है, कि व्हेन ही इंजेक्टेड विथ लाइव सेल्स ऑफ वायरुलेंट S3 स्ट्रेन इनटू द माइस, ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है, ठीक है, ये निमोनिया कॉज करता है, द माइस डेवलप निमोनिया एंड फाइनली डाइड, ठीक है। तो ये एक केस हो गया कि जब बैक्टीरिया विद पॉलीसेकेराइड कैप्सूल जो कि टाइप 3 है, एस है, ठीक है, और लिविंग है, वायरुलेंट है, और जब उसको इंजेक्ट किया गया माइस में तो क्या हुआ, माइस की डेथ हो गई, और जो माइस है उसके अंदर से टाइप 3 एस वायरुलेंट बैक्टीरिया रिकवर हुए। अब नेक्स्ट था व्हेन लाइव सेल्स ऑफ नॉन वायरुलेंट R2 बैक्टीरिया, ये सेकेंड केस, ठीक है, व्हेन लाइव सेल्स ऑफ नॉन वायरुलेंट R2 बैक्टीरिया वेर इंजेक्टेड इनटू द माइस, इंजेक्ट किया गया, तो ये नॉन वायरुलेंट है, तो क्या होना चाहिए, जो माइस है वो सर्वाइव करना चाहिए, द माइस डिड नॉट डेवलप एनी साइन ऑफ इलनेस एंड सर्वाइव, ठीक है, कोई इलनेस नहीं हुआ और वो सर्वाइव किया, ठीक है, दस कंफर्मिंग द नेचर ऑफ नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, ठीक है, नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई, नो बैक्टीरिया, और नो बैक्टीरिया वेर रिकवर्ड। नेक्स्ट उसने क्या किया, उसने किया हीट किल्ड सेल्स ऑफ वायरुलेंट S3 बैक्टीरिया वेर ऑल्सो नॉट एबल टू डेवलप निमोनिया, ठीक है, उसने फिर क्या किया, एक थर्ड स्टेज की टाइप 3 है, लेकिन उसको क्या कर दिया, हीट किल कर दिया, हीट किल करने से क्या हुआ, वो नॉन वायरुलेंट हो गया या नॉन इन्फेक्शियस हो गया, और जब उसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि अब ये नॉन वायरुलेंट है तो सर्वाइव, ये सर्वाइव माइस जो है वो सर्वाइव किया, और नो बैक्टीरिया वेर रिकवर्ड, तो हीट किल्ड सेल्स ऑफ वायरुलेंट S3 बैक्टीरिया वेर ऑल्सो नॉट एबल टू डेवलप निमोनिया, ठीक है, इनटू माइस, इसीलिए वजह से क्या हुआ, माइस सर्वाइव कर गया, और उससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि दैट आफ्टर हीट ट्रीटमेंट, हीट के ट्रीटमेंट के बाद बैक्टीरिया मस्ट बी डेड, बैक्टीरिया जो है वो डेड हो गए, ड्यू टू विच नो इन्फेक्शन वाज देयर। फिर एक दूसरा एक्सपेरिमेंट, चौथा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया कि व्हेन ग्रिफिथ इंजेक्टेड अ मिक्सचर, ठीक है, एक तो आप ये देखिए ये वाला, और एक आप देखिए ये वाला मिक्सचर, एक तो उन्होंने क्या लिया मिक्सचर में, एक टाइप 2 आर लिविंग नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया ले लिया, और फिर उसी के साथ उन्होंने क्या ले लिया, टाइप 3S हीट किल्ड नॉन वायरुलेंट, हीट किल्ड, तो क्या होना चाहिए था, एक तो नॉन वायरुलेंट है और एक हीट किल्ड नॉन वायरुलेंट है, तो माइस को जिंदा रहना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि व्हेन ग्रिफिथ इंजेक्टेड अ मिक्सचर ऑफ बोथ heat killed cells of virulent S3 and live cells of non-virulent R2 into the mice, ठीक है, ये S3 heat kill non-virulent और R2 living non-virulent, ठीक है, इंजेक्टेड इनटू द माइस सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड डाइड, ठीक है, ये माइस सफर्ड फ्रॉम निमोनिया एंड डाइड, ठीक है, जब उसका डिसेक्शन किया गया इट वाज ऑब्जर्व दैट माइस ब्लड सेल्स वेर हैविंग बोथ R2 एंड S3 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, उसमें जब डिसेक्शन किया गया तो उसके ब्लड में से दोनों R2 और S3 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया प्राप्त हुए। He concluded that some factor must have been passed, ठीक है, उनको ऐसा लगा कि कोई तो फैक्टर है जो पास हुआ है फ्रॉम हीट किल्ड वायरुलेंट S3 स्ट्रेन टू नॉन वायरुलेंट S2 स्ट्रेन, ठीक है, कि कंक्लूडेड कि कुछ फैक्टर जो है वो पास हुए हैं हीट किल्ड S3 स्ट्रेन से लाइव नॉन वायरुलेंट R2 स्ट्रेन, ठीक है, उसी वजह से empowered them with the ability to produce polysaccharide capsule, ठीक है, एंड मेक देम वायरुलेंट टाइप, ठीक है, और उनको वायरुलेंट बना दिया, ठीक है, ग्रिफिथ हाइपोथेसाइज्ड दैट द ट्रांसफॉर्मिंग फैक्टर वाज एन S3 प्रोटीन, ठीक है, S3 प्रोटीन यहाँ पर लिखा है, ग्रिफिथ हाइपोथेसाइज्ड
that the transforming agent was S3 protein, but this was only a guess. ठीक है, and hypothesized that the transforming factor was an S3 protein and called the phenomena as transforming principle. नेक्स्ट जो थे, ठीक है, वो थे नेक्स्ट जो साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया वो थे एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। ये आप फोटोग्राफ देख सकते हैं एवरी, मैकलियोड और मैककार्टी का। तो आफ्टर करीब 16 ईयर्स ऑफ ग्रिफिथ के वर्क के बाद इन 1944, ठीक है, इन 1944 के करीब 1944 ओसवाल्ड टी एवरी, कॉलिन मैकलियोड और मैकलिन मैककार्टी, ठीक है, रिपोर्टेड दैट डीएनए ऑफ द वायरुलेंट S3 स्ट्रेन सर्व्ड एज जेनेटिक मटेरियल। देखिए यहाँ पर कि उन्होंने क्या रिपोर्ट किया कि डीएनए ऑफ द वायरुलेंट S3 स्ट्रेन सर्व्ड एज जेनेटिक मटेरियल, मतलब उन्होंने बता दिया कि डीएनए है जो कि जेनेटिक मटेरियल की तरह सर्व कर रहा है एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रिफिथ्स रिजल्ट। अब उसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए। दे स्टार्टेड देयर वर्क विथ लार्ज कल्चर वॉल्यूम ऑफ वायरुलेंट S3 स्ट्रेन, ठीक है। देयर सेल्स वेर पेलेटेड डाउन, ठीक है, अपन यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, पेलेटेड डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन एंड किल्ड बाय हीट एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड। हीट किल्ड किया गया, देखिए आप, ठीक है, या देखिए S3 सेल्स इन लिक्विड कल्चर मीडियम, उनको सेंट्रीफ्यूग किया गया, ठीक है, और फिर S3 सेल्स स्पन टू बॉटम ऑफ द ट्यूब और फिर उनको क्या किया, हीट किल किया गया। फर्दर पैलेट्स वेर होमोजेनाइज्ड, ठीक है, ये आप देख सकते हैं होमोजेनाइज्ड, ठीक है, होमोजेनाइज्ड विद द सुपरनेटेड एंड extracted with the detergents of deoxycholate, after which they obtained a soluble filtrate having transformation capability। या देखिए आप एक्सट्रैक्ट निकले हैं कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन। टू रिमूव द प्रोटीन फ्रॉम soluble active filtrate, several rounds of chloroform extraction was done and subsequently to remove polysaccharides enzymatic digestion was also carried out। At last, by ethanol precipitation, a fibrous mass was collected which had the ability to induce the transformation in non-virulent R2 strain, ठीक है। अब इनकी फाइंडिंग को सॉलिडिफाई करने के लिए, ठीक है, उसको सही बताने के लिए दे प्लान टू एलिमिनेट ऑल द कंटामिनेंट्स लाइक प्रोटीन, RNA, ठीक है, विच इज प्रेजेंट इन सोल्यूबल एक्टिव फ्रैक्शन, ठीक है। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया पहले एक्सपेरिमेंट में, इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है, soluble extracts were directly tested for transformation, ठीक है, soluble extract जो है वो डायरेक्टली टेस्ट किए गए फॉर ट्रांसफॉर्मेशन विथ लाइव नॉन वायरुलेंट R2 टाइप स्ट्रेन एंड इंजेक्टेड इन द माइस, ठीक है। तो इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट माइस डेवलप्ड द इन्फेक्शन एंड डाइड, माइस को इन्फेक्शन हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो both S3 and R2 टाइप स्ट्रेन्स वर फाउंड इन ब्लड ऑफ माइस, ठीक है, माइस के ब्लड में प्राप्त हुए। यहाँ आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट को। इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में टू रिमूव, अब हमें ये पता करना है कि भाई जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है या डीएनए है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रोटीन को रिमूव करके देखेंगे इफेक्ट का डीएनए का, और एक एक्सपेरिमेंट में हम डीएनए को रिमूव करके देखेंगे प्रोटीन का इफेक्ट। तो इन द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट टू रिमूव द प्रोटीन को कैसे रिमूव करेंगे, सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट, ठीक है, ये देखिए ये, ठीक है, सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट में ट्रीटेड विथ प्रोटीएजेस से ट्रीट किया गया, ठीक है, एंड फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे वाज कैरिड आउट अलॉन्ग विथ नॉन वायरुलेंट R2 टाइप स्ट्रेन। यहाँ पे प्रोटीएज ट्रीटेड, S3 फिल्ट्रेट और ये R2 सेल्स। Further, to remove RNA, अब जो साइंटिस्ट है ट्रीटेड द सोल्यूबल एक्सट्रैक्ट विथ RNAs। यहाँ पर आप देखिए
यहाँ पर ये RNase ट्रीटेड किया हुआ है, यहाँ प्रोटीएज ट्रीटेड किया हुआ है, यहाँ RNase के ट्रीटेड किया हुआ है. द मिक्सचर ऑफ RNase treated extract and non-virulent R2 strain were injected mice and it was found that mice developed the infection. ठीक है, mice जो है, it was found that mice developed the infection. The final inference came with the experiment where DNA digesting enzyme, ठीक है, DNA digesting enzyme, DNase, यहाँ पर आप देखिए DNase, ये DNase आपको दिख रहा है DNase, ठीक है, was used to treat the soluble extract. ठीक है, अब हमें ये कैसे पता पड़ा कि DNA हेरिडिटरी मटेरियल है, ठीक है, और वही कारण है. तो मिक्सचर ऑफ DNase treated extract and R2 strain was injected and it was found that no transformation occurs, कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ in non-virulent R2 strain. ठीक है, further they emphasize that once transformation occur, the polysaccharide capsule will be formed in the successive generation. ठीक है, therefore transformation is heritable. This confirmed the finding that DNA is the transforming factor which acts as a hereditary material. तो ये मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी का जो था वो एक्सपेरिमेंट था. ठीक है, नेक्स्ट जो थे वो थे मार्था चेज और एल्फ्रेड हर्शी. ठीक है, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था. ठीक है, ये भी इन सपोर्ट ऑफ डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, इन्होंने एक अनदर एविडेंस वाज प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ बैक्टीरियोफेज T2. ठीक है, बैक्टीरियोफेज जो है वो T2 एंड इट्स टारगेट बैक्टीरियम इस्चीरिया कोलाई. ठीक है, बाय एल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज इन अबाउट 1952 में. ठीक है, आप देख सकते हैं ये एक वायरस का स्ट्रक्चर है. ठीक है, the bacteriophage T2 are simply referred as phage. ठीक है, a kind of virus which contain DNA, ये DNA, okay, DNA as a core and surrounded by the protein core. ठीक है, ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं. ठीक है, कि bacteriophage T2 are simply referred as phage. ठीक है, kind of virus. हम ये सारे एक्सपेरिमेंट कैसे देख रहे हैं, कैसे कर रहे हैं कि हमें ये देखना है कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, और इसके लिए साइंटिस्ट ने देखिए आप कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और ये प्रूव किया है कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है. ठीक है, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं, कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पास होते हैं. ठीक है, तो उनमें से एक एक्सपेरिमेंट ग्रिफिथ का था. ठीक है, एक आपने मैक्लियोड, मैककार्टी इनका था. ठीक है, ये हमने देखा अभी. ठीक है, मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी का एक्सपेरिमेंट. नेक्स्ट जो था वो बैक्टीरियोफेज पर था. ठीक है, और बैक्टीरियोफेज क्या है, काइंड ऑफ वायरस जिनमें की डीएनए एज अ कोर है ना एंड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोर. T2 फेजेस वेयर फर्स्ट, ये आप देख सकते हैं कि ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया पर अटैच होते हैं. ठीक है, और फिर अपने पॉपुलेशन को क्या करते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अब ये देखना था कि ये जो प्रोटीन कोर है, ये जैसा हमने अभी यहाँ देखा. ठीक है, प्रोटीन कोर जेनेटिक मटेरियल है या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये भी प्रूव करना था अभी. ठीक है, तो T2 फेज में फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड ऑन द बैक्टीरिया सेल सरफेस. ठीक है, ये आप देख सकते हैं लाइफ साइकिल. ठीक है, कि यहाँ पर तो T2 फेजेस वेर फर्स्ट एब्जॉर्ब्ड ऑन द बैक्टीरियल सरफेस. ठीक है, ये आप देख सकते हैं अटैचमेंट ऑफ फेज टू ई कोलाई एंड इंजेक्शन ऑफ फेज क्रोमोसोम. ये फेज का क्रोमोसोम है, ये बैक्टीरिया का होस्ट का क्रोमोसोम है और ये ई कोलाई है. ठीक है, एंड सब्सिक्वेंटली इंजेक्टेड इट्स क्रोमोसोम इनसाइड द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल में उन्होंने अपना फेज का क्रोमोसोम जो है वो इंजेक्ट कर दिया. Inside bacterial cell, degradation of chromosome was initiated by phage specific enzymes. Next आप देखिए कि यहाँ पर आप देखिए ब्रेकडाउन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम, यहाँ आपको दिख रहा है बाय फेज स्पेसिफिक एंजाइम.
ठीक है, ये फेज का क्रोमोसोम है। ठीक है, बैक्टीरियल क्रोमोसोम टोटली ब्रोक डाउन हो गया है। ठीक है, फॉलोइंग द इन्फेक्शन स्टेप द वायरल इंफॉर्मेशन कमांडर्स द सेलुलर मशीनरी ऑफ होस्ट एंड डायरेक्ट्स वायरल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट में आप देखिए कि यहाँ पर बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है टोटली ब्रेक हो चुका है, ये फेज के क्रोमोसोम है। ठीक है, अब रेप्लिकेशन ऑफ फेज क्रोमोसोम किसकी यूज से, यूज ऑफ बैक्टीरियल मटीरियल्स एंड फेज एंजाइम्स। ठीक है, एंड डायरेक्ट वायरल रिप्रोडक्शन। अब विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम many new phages emerged, ठीक है, emerged from a single bacterial cell and the bacterial cell is lysed। ये देखिए आप यहाँ पर, आप देखिए एक्सप्रेशन ऑफ फेज जीन्स टू प्रोड्यूस फेज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। ठीक है, ये फेज के हेड्स बन गए, फेज शीट, बेस प्लेट और टेल फाइबर्स बन गए। ठीक है, अब यहाँ पर असेंबली ऑफ प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, और जब ये डेवलप हो गए तो रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेजेस बाय लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल, लाइसिस हो गई। ठीक है, और ये रिलीज हो गई। विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम मैनी न्यू फेजेस इमर्ज्ड, यहाँ आप देख सकते हैं। ठीक है, इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल बैक्टीरियल सेल एंड द बैक्टीरियल सेल इज लाइज्ड, टूट गई है। It seemed that some molecular components of the phage, whether they were DNA or protein या दोनों, enter inside the bacterial cell and directs the viral reproduction। ठीक है, अभी ये पता होना बाकी था। ठीक है, तो it seemed that some molecular components of the phage enter inside the bacterial cell and directs the viral reproduction। अब वो DNA था, ये प्रोटीन था, या दोनों थे। तो एज इट इज वेल नोन, ठीक है, हम ये जानते हैं, एट इज इट वेल नोन द डीएनए कंटेन्स फॉस्फोरस, डीएनए में फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं फॉस्फोरस लेबल डीएनए। ठीक है, एंड नॉट सल्फर, वेयर इज इन प्रोटीन ओनली सल्फर इज प्रेजेंट। ठीक है, या सल्फर लेबल प्रोटीन आप देख सकते हैं। तो हर्शी एंड चेज, अब प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है या डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो हर्शी एंड चेज strategically designed their experiment. So they had used radioisotope P32 and S35, P32 and S35 radioactive। ठीक है, और they have used radioisotopes P32 and S35 to label DNA and protein respectively। This was a key determining point on their experiment। They grew E. coli in two separate radioactive medium containing P32 and S35 उन्होंने ग्रो किया। ठीक है, एंड फेजेस वेर अलाउड टू अटैक द रेडियो लेबल्ड E. coli बैक्टीरिया। As a result, ठीक है, the progeny of P phages were also became radio labeled। ठीक है, जो प्रोजेनी है वो भी रेडियो लेबल्ड हो गई। इन सम ऑफ द फेजेस प्रोजेनी डीएनए गेट्स लेबल्ड। ठीक है, ये आप देख सकते हैं डीएनए गेट्स लेबल्ड, एंड सम फेजेस प्रोटीन कोड्स गेट लेबल्ड विद देयर रिस्पेक्टिव रेडियो आइसोटोप। ठीक है, व्हेन दिस रेडियो लेबल्ड फेजेस वेर अलाउड टू अटैक ऑन जनरल विदाउट रेडियो लेबल्ड ई कोलाई। ठीक है, जब उनको अलाउ किया गया टू अटैक ऑन जनरल विदाउट रेडियो लेबल्ड ई कोलाई बैक्टीरिया, द प्रोजेनी शोड a remarkable result in that phases whose DNA was radio labeled got a radio labeled progeny, but the phages whose protein was labeled got a non radio labeled progeny। ठीक है, this ultimately confirmed that none other than DNA serves as hereditary genetic material। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट में। तो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट, एवरी मैक्लियोड का एक्सपेरिमेंट और हर्शी और चेज का एक्सपेरिमेंट, इन सब ने हमें ये बताया कि डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। लेकिन अपार्ट फ्रॉम अबाउ मेंशन दीज 3 क्लासिकल एक्सपेरिमेंट, बहुत सारी दूसरी रिसर्च हुए
ठीक है, जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया सिग्निफिकेंटली इन द सर्च ऑफ डीएनए एंड न्यूक्लिक एसिड। तो कुछ जो साइंटिस्ट हैं उनकी हम बात कर लेते हैं कि जैसे कि 1865 में ग्रिगोर मेंडल हुए थे, ठीक है, उन्होंने कंडक्टेड ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट ऑन पी टू डिस्कवर दैट द हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड इन यूनिट्स and the traits were inherited based on specific Mendel's law. 1866 में करीब अर्नस्ट हैकल उन्होंने प्रपोज दैट विद इन द सेल इट इज द न्यूक्लियस which contains factors responsible for transfer of genetic traits. 1871 में हमने फ्रेडरिक मिशर को अभी पढ़ा था। फ्रेडरिक मिशर Felix Hoop Sealer described an acidic substance from cell's nuclei called nuclein. 1882 में Walter Fleming described chromosomes behavior during cell division. ठीक है, describe the process of mitosis. Hertwig, Albrecht von Kliffer, Strasburger, August Weismann provided the evidence that basis for inheritance is contained within the cell's nucleus. Richard Altman, उन्होंने nuclein was renamed as nucleic acid. Carl Correns, Hugo de Vries and Erich von Schmack rediscovered Mendel's work. Walter Sutton gave chromosome theory. He observed that during meiosis, the segregation pattern of chromosomes were similar to that of Mendel's. Theodore Boveri and Walter Sutton postulated that hereditary units are positioned on the chromosomes. Archibald Garrod proposed that genetic defects lead to enzymatic losses and hereditary metabolic disease. नेक्स्ट साइंटिस्ट 1909 में करीब विल्हेल्म जॉनसन, ही टर्म द पॉइंट जीन। 1910 में थॉमस हंट मॉर्गन और उनके स्टूडेंट्स, ही एंड हिज ग्रुप स्टडीड हेरिडिटरी यूजिंग फ्रूट फ्लाइज, जिन्हें हम ड्रोसोफिला बोलते हैं, ठीक है। दे शोड द जीन्स आर कैरीड बाय क्रोमोसोम एंड डिस्कवर द जेनेटिक लिंकेज। करीब 1913 में एल्फ्रेड स्टूडवेंट एंड थॉमस हंट मॉर्गन produced the first genetic linkage map for the fruit fly Drosophila. 1929 के करीब लेविन ने डिस्कवर्ड कंपोनेंट्स ऑफ द डीएनए, ठीक है, एंड द 4 बेसिस जो कि एडेनाइन, साइटोसिन, ग्वानिन और थाइमिन आज हम जानते हैं। 1941 में करीब जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टॉटम gave one gene one enzyme hypothesis. One gene is responsible for the production of one enzyme. 1943 के करीब विलियम एस्टबरी first pictures of DNA taken through X-ray diffraction shows that DNA has a periodic structure. करीब 1944 में बारबरा मैकक्लिंटन discovered jumping genes. The genes are able to change position on chromosomes. 1949 के करीब Collett and Roger Vanderlei and Andrew Boivin discovered that the amount of DNA in the nuclei of germ cell is half that is found in somatic cells. This parallels the decrease in the number of chromosomes during gametogenesis and provides evidence that DNA is the genetic material. करीब 1950 में एडविन शर्गाफ demonstrated that within a given species, the bases in DNA are always present in fixed ratios. Adenine is equal to thymine and guanine is equal to cytosine. 1953 के करीब रोनाल्ड फ्रैंकलिन and Morris used X-ray diffraction to establish that DNA has a repeating helical structure.
DNA crystals were photographed using X-ray. Watson or Crick, James Watson and Francis Crick, in about 1953, discovered the double helical structure of DNA. Tijo, Johann Tijo, showed humans have 46 chromosomes. In about 1956, Arthur Kornberg discovered the enzyme DNA polymerase responsible for replication of DNA. Francis Crick in 1957 proposed the central dogma DNA to RNA to protein and speculated that three bases in DNA will specify one amino acid in protein. In about 1958, Matthew Michelson and Franklin Stahl discovered the semi-conservative replication in DNA. Discovery of genetic code was done by Robert W. Hawley, Hargobind Khurana, Heinrich Mattei, Marshall W. Nirenberg, and their colleagues in about 1961-1966. Werner Arbor, Hamilton Smith, and Daniel Nathans described the first restriction enzymes. Paul Berg established the concept of recombinant DNA, used restriction enzymes to insert piece of DNA of one species into another to produce the first DNA recombinant molecule. In about 1973, first animal gene was cloned. 1977, Frederick Sanger, Alan Maxim, and Walter Gilbert developed methods for sequencing the DNA. First introns were discovered in 1977 by Richard, Robert, and Phil Sharp. In about 1981, scientists successfully insert inherited genes to laboratory animals, for example, transgenic mice. In 1982, GeneBank database is formed that is open to public. In 1982 only, first recombinant drug, human insulin, appeared in the market. 1983, mapping of the first disease gene for Huntington disease was done. In 1983 only, Carl Mullis invented polymerase chain reaction (PCR) method for amplification of DNA in vitro. In 1987, first comprehensive genetic map is discovered by digesting DNA with restriction enzymes. In about 1989, discovery of microsatellites, which are repetitive DNA sequences used as genetic landmarks to distinguish between people. In about 1990, sequencing of the human genome was initiated. In 1995, publication of the complete sequence of genome of bacteria, Haemophilus influenza, first free living organism. 1996, publication of the complete genome sequence of the yeast S. cerevisiae, first eukaryotic organism. 1996, mouse genetic map was completed. 1997, the first animal clone, Dolly the sheep. 1997, sequencing of the E. coli genome was done. In 1998, publication of the complete genome sequence of the first roundworm was done. In 1998, M. tuberculosis bacteria sequenced. 1999, publication of the sequence of the first human chromosome. 2000, publication of the complete sequence of the genome of the fruit fly Drosophila and first plant. And 2001 onwards. In 2001, publication of the complete sequence of the human genome was done. In 2002, publication of the complete genome sequence of the first mammalian model
organism, the mouse, and in 2003 completion of the human genome project। तो मतलब आप देखिए कि डीएनए को एक हेरिडिटरी मटेरियल बताना, और ये अभी तक चल रहा है। मतलब काम जो है वो रुकता नहीं है कभी, ठीक है। एक्सपेरिमेंट्स कभी रुकते नहीं है, ठीक है। ये इनके आगे भी और एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं ताकि कि जो ह्यूमन लाइव्स हैं, ठीक है, जो डाइवर्सिटी है, ठीक है, वो प्रोटेक्टेड रह सके, ठीक है। सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं फॉर वेल बीइंग के लिए होते हैं सारे एक्सपेरिमेंट्स। तो मतलब आप ये देखिए कि मतलब वो एक ज़माना है जब बिना किसी अच्छी लेबोरेटरी के, बिना किसी अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स के लोग इतनी मेहनत करते थे, ठीक है। और आज हमारे पास में उनसे बेहतर इंस्ट्रूमेंट्स है, फैसिलिटीज़ है, ठीक है। तो उस ज़माने में भी लोग इतने अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट कर लेते थे, ठीक है। और उन्होंने ये तक पता कर लिया कि डीएनए इज़ अ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करके और उनको प्रूव करके, ठीक है। और आज हमें ये पता है कि जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जो जेनेटिक मटेरियल है, वो डीएनए है, जो कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट होता है, ठीक है। और हम अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने अभी तक जो पढ़ा था जेनेटिक मटेरियल, हिस्ट्री जो हमने पढ़ी थी अभी तक, उसमें हमने जेनेटिक मटेरियल की हिस्ट्री में हमने सर फ्रेडरिक मिशर सर को पढ़ा। इसके अलावा फ्रेडरिक ग्रिफिथ और हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट और एवरी मैक्लियोड मैककार्टी, इनके एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, ये सारे स्ट्रक्चर जो है वो हमने अभी देखे। अब हम जो है ये कुछ अपने जो आपके जेनेटिक मटेरियल के जो कुछ टर्म्स जो होते हैं, कि आपके कुछ टर्म्स हैं, जैसे कि आपके कुछ टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं। कि जैसे ए वायरुलेंट का मतलब होता है रेफर्स टू अ पैथोजन दैट इज नॉट वेरी गुड एट कॉजिंग डिजीज और डेथ। मतलब हमने एक पढ़ा अभी कि वायरुलेंट बैक्टीरिया होते, ए वायरुलेंट बैक्टीरिया होते हैं। तो वायरुलेंट वो पैथोजन होते हैं जो कि डिजीज या फिर डेथ नहीं कॉज करते, इज नॉट वेरी गुड एट कॉजिंग डिजीज और डेथ, ठीक है। तो ये ए वायरुलेंट होते हैं, ठीक है। वहीं उसका अपोजिट होता है क्या, वायरुलेंट रेफर्स टू पैथोजन दैट इज गुड एट कॉजिंग डिजीज और डेथ, ठीक है, जिनकी वजह से डिजीज हो सकती है और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। जो हमने बैक्टीरिया के आर स्ट्रेन और एस स्ट्रेन और वो अभी हमने जो डिस्कस किए थे। फिर बैक्टीरियोफेज क्या है? बैक्टीरियोफेज ए वायरस दैट इन्फेक्ट्स बैक्टीरिया, ठीक है। ये इतनी सी लाइन है, लेकिन आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बैक्टीरियोफेज क्या है, वो वायरस जो कि इन्फेक्ट करते हैं किसको, बैक्टीरिया को, ठीक है। उनको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज T2 हो सकते हैं, लैम्डा 1 हो सकते हैं और M13। ये कुछ एग्जाम्पल है, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो बैक्टीरियोफेज क्या है और बैक्टीरियोफेज के कुछ एग्जाम्पल, जैसे बैक्टीरियोफेज T2, लैम्डा 1, M13, ये कुछ एग्जाम्पल्स है आपके बैक्टीरियोफेज के। A bacteriophage is a virus that infects bacteria, takes over the cell, मतलब जो बैक्टीरिया की सेल है उसको अपने कंट्रोल में ले लेता है, एंड फोर्सेस इट टू मेक अ न्यू बैक्टीरियोफेज, और अपनी पॉपुलेशन को वो मल्टीप्लाई करता है। दे आर द ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं और दे आर वेरी सिंपल एंटिटीज और कंपोज मेनली ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। जब हमने कल देखा था बैक्टीरियोफेज को, तब हमने देखा था कि ये डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बनते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम देखते हैं डीएनए और प्रोटीन के मिलकर बनते हैं। ये ठीक है। तो ये क्या है, ये डीएनए और
प्रोटीन के मिलकर बने हुए। ये आपको बाहर जो दिख रहा है ब्लैक में वो क्या है, फेज कोट है, और अंदर क्या है, फेज का जीनोम। तो मतलब कितनी सिंपल एंटाइटी है, और खाली प्रोटीन और डीएनए का मिलकर बना हुआ है। और ये देखिए इन्होंने बैक्टीरिया के सेल को अपने अंदर ले लिया है और उसकी मशीनरी को फोर्स किया है और अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये लाइफ साइकिल आपकी कैसे अटैच हुए हैं फेज ई कोलाई से, अटैचमेंट ऑफ फेज टू ई कोलाई एंड इंजेक्शन ऑफ फेज क्रोमोसोम। ठीक है, फिर ब्रेक डाउन ऑफ बैक्टीरियल क्रोमोसोम। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो है टोटली ब्रेक डाउन हो चुका है बाय फेज स्पेसिफिक एंजाइम्स। उसके बाद में रेप्लिकेशन, ये फेज के क्रोमोसोम से, ठीक है, और रेप्लिकेशन ऑफ फेज क्रोमोसोम यूजिंग बैक्टीरियल मटेरियल है फेज एंजाइम। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि एक्सप्रेशन ऑफ फेज जीन्स टू प्रोड्यूस फेज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट। देखिए आप किसी और की बॉडी के अंदर ये अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फेज शीट, फेज बेस, बेस प्लेट एंड टेल फाइबर्स, इसके अलावा फेज हेड बीइंग असेंबल्ड। उसके बाद में यहाँ देखिए आप कितने सारे बन गए असेंबली ऑफ प्रोजेनी फेज पार्टिकल्स और रिलीज ऑफ प्रोजेनी फेजेस बाय लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल वॉल। फिर नेक्स्ट है अपना क्या, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड ये हम जेनेटिक्स में पढ़ते हैं वैसे तो। डिप्लॉइड इज अ सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑटोसोम। मतलब 2 कॉपीज होती है क्रोमोसोम्स की एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक है, सेट ऑफ क्रोमोसोम कंटेन 2 कॉपीज ऑफ ईच ऑटोसोम एंड 2 सेक्स क्रोमोसोम। और हम भी डिप्लॉइड है और इनको हम 2n से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, डिप्लॉइड यूजुअली प्रोड्यूस गैमेट्स दैट आर हैप्लॉइड 1n होते हैं। डीएनएज क्या है, डीएनएज एन एंजाइम दैट स्पेसिफिकली डिग्रेड्स डीएनए। वो एंजाइम जो कि डीएनए को डिग्रेड करता है वो है क्या, डीएनएज एंजाइम। हैप्लॉइड, a haploid set of chromosome contain 1 copy of each autosome and 1 sex chromosome। ठीक है, खाली उसके पास एक ही कॉपी होती है ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम की। This is also referred to as 1n or diploid organism produce gamete that are 1n। Sorry। अब प्रोटीएजेस क्या है, प्रोटीएजेस एंजाइम दैट स्पेशली डिग्रेड्स प्रोटीन्स। डीएनएस क्या है, एंजाइम्स दैट स्पेसिफिकली डिग्रेड्स डीएनए। प्रोटीएज एंजाइम दैट स्पेसिफिकली डिग्रेड्स प्रोटीन्स। ठीक है, और ये किस में डिग्रेड होंगे, टू अमीनो एसिड और शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में ये टूट जाएंगे। ठीक है, तो ए वायरुलेंट क्या हुए, वायरुलेंट क्या हुए, बैक्टीरियोफेज क्या हुए, डिप्लॉइड नंबर क्या है, हैप्लॉइड नंबर क्या है, डीएनएस क्या है जो डिग्रेड करता है डीएनए को, प्रोटीएज क्या है जो डिग्रेड करता है प्रोटीन को, किसमें, अमीनो एसिड या शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड, शॉर्ट पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स में। अब वायरुलेंस क्या है, वायरुलेंस, वायरुलेंस इज अ मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज डिजीज और डेथ। ये मेजर है, इसकी एबिलिटी है पैथोजन की टू कॉज डिजीज और डेथ। अब अभी तक हमने हिस्ट्री को देख लिया कि अब हमें पता पड़ गया है कि जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, और हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी डिस्कस कर लिया। अब जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो होने चाहिए। तो फॉर अ मॉलिक्यूल टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल इट शुड हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, कि जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कि उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। पहला तो ये कि शुड बी कैपेबल ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, वो अपनी क्रिएट्स इट्स ओन रेप्लिका बना लेना चाहिए। ठीक है, वो रेप्लिकेट करना चाहिए, उसमें कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो रेप्लिकेट कर सके और अपनी रेप्लिका बना सके। दूसरा, अब उसके पास इतना बड़ा काम है तो इट शुड बी स्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। ठीक है, वो स्टेबल होना चाहिए स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। It must have the scope for slow changes या mutations to evolve। ठीक है, उसमें स्कोप होना चाहिए स्लो चेंजेस के लिए,
म्यूटेशंस के लिए, ताकि इवॉल्व हो सके कि भाई जो अच्छे चेंजेस होंगे उनको नेचर भी एक्सेप्ट करेगी, और अगर नेचर एक्सेप्ट करेगी उस टाइप के चेंजेस को, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो सकता है। इट शुड बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ऑल्दो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑर्गेनिज्म, इन सम वायरसेस आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डीएनए तो हम जानते हैं कि इज जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, लेकिन कुछ वायरसेस में आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। इन फैक्ट अकॉर्डिंग टू स्टडीज आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि कुछ स्टडी से ये पता पड़ा है कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, लेकिन सिंस आरएनए इज अनस्टेबल, ठीक है, डीएनए इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए विद केमिकल मॉडिफिकेशंस, कि भाई आरएनए हुआ लेकिन आरएनए अनस्टेबल था, तो कुछ चेंजेस हुए, केमिकल मॉडिफिकेशंस हुए, और डीएनए इवॉल्व फ्रॉम आरएनए, मेकिंग इट मोर स्टेबल एंड मोर फिट टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मतलब बहुत बड़ा काम है कि आपके पास आप एक तो स्टेबल होने चाहिए और आप फिट होने चाहिए टू कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। तो जो जेनेटिक मटेरियल है उनकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो रेप्लिकेट करने चाहिए, ठीक है, वो स्टेबल होने चाहिए स्ट्रक्चरली और केमिकली, ठीक है, और उनमें स्कोप होना चाहिए फॉर स्लो चेंजेस और म्यूटेशंस टू इवॉल्व। कभी आपने सोचा है कि वाई और आई आर हैविंग सर्टेन कलर, ठीक है, और वाई यू लाइक योर मॉम और डैड, ठीक है, तब वंडर वाई योर आईज आर सर्टेन कलर, मतलब किसी की ब्लू होती है, किसी की ब्राउन होती है, किसी की ब्लैक होती है, किसी की ग्रीन होती है, ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है, और आप अपने मम्मी या पापा जैसे क्यों दिखते हैं, और ये सब किसकी वजह से? योर जेनेटिक मटेरियल, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीएनए इज द रीजन, डीएनए जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, और ये एक रीजन है। तो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, कहाँ पाया जाता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। अभी तक हमने पढ़ा कि दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें जो हेरिडिटरी मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल है, वो किससे कवर्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में एनिमल हो गए, प्लांट सेल्स हो गए, एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया, that determines the composition of the organism. DNA is found in the nucleus of every cell, ठीक है, and it is exactly same in each cell. जहाँ पर भी न्यूक्लियस है, DNA is found in the nucleus of every cell. उसके अलावा there is another type of genetic material found in cells and viruses known as ribonucleic acid या RNA, ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल जो है, जेनेटिक मटेरियल ये डीएनए भी हो सकता है या आरएनए भी हो सकता है, ठीक है, डीएनए भी हो सकता है और आरएनए भी हो सकता है। जो आरएनए है ये सम वायरसेस में पाया जाता है एज अ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल हम ये बात कर चुके हैं, आर नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड या डीएनए एंड राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए प्लेज अ फंडामेंटल रोल इन द कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर आप देखिए कि आप ये देख सकते हैं कि ये यूकैरियोटिक सेल है, ये यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए कि ये आप देखिए मैग्नीफिकेशन में ये न्यूक्लियस है, फिर और मैग्नीफाई किया गया है, तो अंदर आप ये देखिए क्रोमोसोम है और क्रोमोसोम को मैग्नीफाई किया गया है, तो यहाँ देखिए कि ये डीएनए प्रेजेंट है, आप देखिए कहाँ प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक सेल
यूकैरियोटिक सेल का न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ठीक है, और क्रोमोसोम में आपके ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो प्रेजेंट है, जो किसका बना हुआ है, शुगर और फॉस्फेट बैकबोन का बना हुआ है। द जेनेटिक मटीरियल ऑफ लिविंग सेल इज द डीएनए which is located in the specific region of the cell, ठीक है। जेनेटिक मटीरियल लिविंग सेल का क्या है, डीएनए, विच इज लोकेटेड इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेल, और वो स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सेल क्या है, ये आप देखिए न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम्स पर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। लेकिन इन प्रोकैरियोट्स दिस रीजन इज द न्यूक्लियोइड, उसको रीजन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड, एंड इज नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन, ये हम बात पहले भी कर चुके हैं। In eukaryotes, the DNA is contained in a membrane-bound organelle known as nucleus, ठीक है, कि हम ये देखते हैं ये डीएनए जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है, जिसको हमने क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। अब आप देखिए कि ये न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, हम दो टाइप की बात कर रहे थे, ये एक तो डीएनए डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और एक आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये क्या है, एक तो जेनेटिक मटेरियल है, न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, डीएनए आरएनए, ठीक है, ये जेनेटिक मटेरियल है, और ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इनको हम ब्लूप्रिंट फॉर बिल्डिंग प्रोटीन कहते हैं। हमने सेंट्रल डॉगमा देखा है, सेंट्रल डॉगमा वो क्या कहता है, डीएनए जो होता है उनसे क्या बनते हैं, आरएनए, और आरएनए फिर वो क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये डीएनए से जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोटीन तक पहुंचाई जाती है, ठीक है, प्रोटीन बनने में हेल्प करती है, ठीक है। तो डीएनए फिर प्रोटीन बनाता है जो क्या है, ब्लूप्रिंट फॉर न्यू सेल्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए जेनेटिक मटेरियल है, और स्टोर्स इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, ठीक है, और डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है, और आरएनए से जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन में आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये सेल है, ठीक है, यहाँ पर आप क्रोमोसोम्स देख सकते हैं, क्रोमोसोम के लोकस पर आप देख सकते हैं जीन्स प्रेजेंट है, ठीक है, और उन पर इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट है, और यहाँ पर आप सकते हैं ये डीएनए जो है वो डीएनए स्ट्रैंड जो है वो प्रेजेंट है। अब अभी तक हमने जो पढ़ा कि भाई हिस्ट्री ऑफ जेनेटिक्स मटेरियल, ठीक है, कि किस टाइप का जेनेटिक मटेरियल जो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, वो इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, कैसे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो इंफॉर्मेशन है वो किसके थ्रू होके जाती है, ठीक है, ये हमने अभी हिस्ट्री में पढ़ा। अब क्वेश्चंस जो बनते हैं, ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं कि कि सबसे पहले क्वेश्चन जो बनता है कि न्यूक्लिन वर्ड, ठीक है, या न्यूक्लिन जो है किसने आइसोलेट किया था, फ्रेडरिक मिशर ने, ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने न्यूक्लिन जो है वो आइसोलेट किया था, ठीक है, और ही वाज द फर्स्ट टू आइडेंटिफाई डीएनए एज अ डिस्टिंक्ट मॉलिक्यूल। तो मतलब ये जो न्यूक्लियन वर्ड आता है, ठीक है, तो हमें किसको याद करना है, फ्रेडरिक मिशर को, इन अबाउट 1869 आइसोलेटेड न्यूक्लियन। फिर ग्रिफिथ सर की बात हम करें, ठीक है, तो इन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किया है, ठीक है। अब क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं कि अगर टाइप 2 आर लिविंग, हर एक स्टेप पर एक क्वेश्चन बन सकता है, हर एक स्टेप पर एक क्वेश्चन बनता है कि अगर टाइप 2 आर लिविंग नॉन वायलेंट बैक्टीरिया, ठीक है, अगर माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, या टाइप 3s लिविंग और वायरुलेंट बैक्टीरिया अगर माउस में इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है, ठीक है। अगर टाइप 3s हीट किल्ड नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया अगर माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो क्या होता है और ऐसा क्यों होता है,
ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेप में तो हम समझ गए कि टाइप 2 आर लिविंग नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया जो है, ठीक है, इन ये नॉन वायरुलेंट है, ठीक है, तो इससे माइस पर कोई इफेक्ट नहीं आया, ठीक है। लेकिन टाइप 3s लिविंग जो आपके बैक्टीरिया हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इनको इंजेक्ट करने पर माइस की डेथ हो जाती है क्योंकि ये वायरुलेंट स्ट्रेन है, ठीक है। फिर टाइप 3s हीट किल नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया को माइस में इंजेक्ट करने से क्या होता है, ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? उसके अलावा एक क्वेश्चन ये बनता है कि आपने टाइप 2 आर लिविंग नॉन वायरुलेंट और टाइप 3s हीट किल नॉन वायरुलेंट को लेकर माइस में इंजेक्ट किया, तो उससे क्या हुआ और ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो ये ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट पे कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो मैक्लियोड, मैककार्टी और एवरी के जो एक्सपेरिमेंट्स थे, ठीक है, उन पे अलग अलग आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, ठीक है, कि जब आपने R2 सेल्स लिए और प्रोटीएस ट्रीट किया, ठीक है, तो उससे S3 फिल्ट्रेट के साथ में प्रोटीएस ट्रीटेड S3 फिल्ट्रेट, तो उससे क्या हुआ, ठीक है। फिर मार्था और चेज के एक्सपेरिमेंट की बैक्टीरियोफेज क्या है, ठीक है, उनकी लाइफ साइकिल कैसी हो सकती है, और जब सल्फर लेबल्ड प्रोटीन क्या होता है, फॉस्फोरस लेबल डीएनए क्या होता है, ठीक है, डीएनए के ऊपर फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है, प्रोटीन में सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में आप बताइए। तो ये सारे ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि आप डिटेल में बताइए कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए, या एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए, या फिर आप हर्शी और चेज के एक्सपेरिमेंट के बारे में बताइए, ठीक है। तो ये डिटेल में आपको स्टडी आपको पूछी जा सकती है, ठीक है। ये अलग अलग एंजाइम्स के बारे में बताइए, प्रोटीएज, राइबोन्यूक्लियस, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस, इनके ऊपर आप बताइए कि क्या इनका मीनिंग होता है, और सेंट्रीफ्यूज क्या होता है, होमोजेनाइज क्या होता है, मतलब ये जो बेसिक क्वेश्चंस है वो आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वायरुलेंस और ये प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पूछी जा सकती है कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, कहाँ पर प्रेजेंट है, प्रोकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट है, यूकैरियोट्स में कहाँ प्रेजेंट है, ये सब पूछा जा सकता है। थैंक यू।